का हो गया। हरजोत आप पढ़िए बच्चे। सम्मान दीप का भी नहीं हुआ। चलो हरजोत पढ़िए, आप पढ़िए। Dispersion. Following the diagrammatic representation of two frequency distribution A and B, both has same central tendency mean located as shown at A and B, but a close observation of the diagram indicates that individual values fall away from the center value A and B in different way. The drawn curve have different variabilities. देखिए आप ध्यान से देखिए अब इस डायग्राम को। वो कहते हैं फॉलोइंग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दो अलग अलग आपको सीरीज दी हुई हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं दो, उनको हमने डायग्राम में दिखा दिया। ठीक है कि x की वैल्यू ये है, y की 1 है, ये इस तरह से जो भी हमें x और y की वैल्यूज दी होती है हमने डायग्राम में दिखा दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन सेम आ रहा है, इसका a इसका b, दोनों का लोकेट हो गया, आसपास है। बट अगर हम इसको ध्यान से देखें डायग्रामेटिकली तो इंडिविजुअल वैल्यूज जो हैं, अगर आप देखो तो a की वैल्यूज जो हैं वो अपनी सेंट्रल वैल्यू से दूर भाग रही हैं, यहां तक भाग रही हैं, ये देखो। जबकि b की वैल्यूज अपनी सेंट्रल वैल्यू के पास पास रह रही हैं, दूर नहीं भाग रही ना। हाँ जी यस मैम। देखो बेटा, एक आपने क्वेश्चन लिया, उसका मीन आ गया आपका a, ठीक है। उसको आपने डायग्राम में जब रिप्रेजेंट किया तो आप देखो कि a की वैल्यू मीन से कितनी दूर जा रही है, यहां तक आ रही है ना। दूरी देखो ना इसकी कितनी है, यहां से ये 8 तक आ रहा है, और 5 से लेकर मान लो मीन 5 है, 5 से 8 तक आ रहा है, और इधर भी 5 से ये 8 तक जा रहा है, ये 5 से 2 तक आ रहा है, सॉरी ये 2 है ना, 2 से भी नीचे आ रहा है, देखो ये यहां तक आ रहा है, दूर जा रहा है ना अपनी वैल्यू से। यस। और जबकि बी ज्यादा दूर जा रहा है, देखो यहां तक जा रहा है, बी उससे भी दूर जा रहा है ना। इसी को वेरिएबिलिटी बोलते हैं। जब कोई वैल्यूज अपनी एवरेज वैल्यू से दूर दूर जाती हैं तो वो ज्यादा डिस्पर्स होती हैं। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि आपके एवरेज मार्क्स 80 आ रहे हैं, तो बच्चों के मार्क्स 70 और 90 के बीच में है, और एवरेज 80 है, तो वो 80 के आसपास हो गए ना। और अगर वही मैं किसी और क्लास को बोलूं कि उनके एवरेज भी 80 हैं, लेकिन उनमें एक बच्चे के 50 हैं, एक के 99 भी हैं, तो उसमें डिस्पर्शन ज्यादा हो गई ना, वो दूर दूर होगी ना वैल्यूज एवरेज से, जबकि एवरेज तो दोनों की सेम है। आई बात समझ? हाँ यस मैम। अब इसमें एवरेज तो दोनों की 5 आ रही है, लेकिन a की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक 1 तक जा रही है या 9 तक, जबकि b की वैल्यू इधर जा रही है, उससे भी आगे जा रही है दोनों तरफ, तो b ज्यादा दूर हो गया ना उससे, अपनी एवरेज की वैल्यू से। कौन सा ज्यादा दूर है? ठीक है। देखो जब किसी और का लेक्चर शुरू होगा ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस चुप हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी सुनना है किस किस का लेक्चर चल रहा है। महकप्रीत, आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आती है? इतने दिनों से कह रही हूं, सिर्फ उस बच्चे का माइक ऑन होगा जो पढ़ रहा होगा। हाँ जी विशाली बोलिए बेटा, आपको समझ आया ये चीज? अब हम आगे चलते हैं। किसी को डाउट है इसमें? पढ़िए बेटा वैशाली आगे। हाँ जी वैशाली जी पढ़िए, आपने हैंड रेज किया था बेटा। यस मैम। द पढ़ोगे? मीन्स ऑफ द यस मैम। हाँ The measure of this variability of individual items
with respect to central tendency is called dispersion. Why knowledge on dispersion is important? It gives additional information on the data and enables us to judge the reliability of our measure of central tendency. If individual items are widely spread with respect to the measures of central tendency measured mean, median, mode, then the central tendency is considered as less representative of distribution as a whole. There are problems particular to wide spread data items. So dispersion facilities us to locate those data before tackling those particular problems. On may occasions we require comparison of various samples of distribution in order to eliminate widely fluctuated data with an ultimate objective to mitigate risk. More fluctuation means more risk. We need help of dispersion on those occasions. वो कहते हैं कि जो ये हमने ऊपर ग्राफ बनाया है ये हमें वेरिएबिलिटी को बताता है कि इंडिविजुअल आइटम्स अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी दूर हैं और इसी को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। व्हाई नॉलेज ऑफ डिस्पर्शन इज इम्पोर्टेंट? एक तो हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डाटा की, जिससे हम डाटा को जज कर पाते हैं कि हमारी सेंट्रल टेंडेंसी ठीक निकली भी है या नहीं निकली है। अगर इंडिविजुअल आइटम्स ज्यादा दूर हैं अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से, मीन मोड मीडियन से, तो सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसीडर्ड एज लेस रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका कि अगर आपकी आइटम्स आपकी सेंट्रल टेंडेंसी से दूर हैं तो इसका मतलब आपकी सेंट्रल टेंडेंसी लेस रिप्रेजेंट कर रही है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात याद रखना, फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आपकी वैल्यूज सेंट्रल टेंडेंसी से दूर दूर हैं तो आपकी सेंट्रल वैल्यू मीन मोड मीडियन उसको कम रिप्रेजेंट कर रही है। देयर आर प्रॉब्लम्स पेक्युलर टू वाइड स्प्रेड डाटा आइटम्स। ठीक है, इसके साथ हमारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जितनी ज्यादा वाइड स्प्रेड होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो डिस्पर्शन फैसिलिटेट अस टू लोकेट दोस डाटा बिफोर टैकलिंग दोस peculiar problems. On many occasions, we require comparison of various samples of distribution in order to eliminate widely fluctuated data. कई बार हमें सैंपल भी लेने पड़ते हैं ताकि हम सही वैल्यू निकालने के लिए जो ज्यादा दूर एक्सट्रीम आइटम्स जिनको हम बोलते थे, हमने मीन में भी पढ़ा कि एक्सट्रीम आइटम्स को हमने इलिमिनेट करना है। तो यहाँ भी वो यही कह रहा है कि वाइडली फ्लक्चुएटेड डाटा जो है उसको हम इलिमिनेट करेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कम, रिस्क जो है हमारा कम हो सके। मोर फ्लक्चुएशन मींस मोर रिस्क। ये बात फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जितनी फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगी उतना रिस्क भी ज्यादा होगा। इसको हाईलाइट कर लो, मोर फ्लक्चुएशंस मींस मोर रिस्क। वी नीड हेल्प ऑफ डिस्पर्शन ऑन दोज ओकेशंस। ऐसे ओकेजन पे हमें डिस्पर्शन की जरूरत पड़ेगी। हम डिस्पर्शन निकाल के देखेंगे किसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, और जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी वो डाटा ज्यादा रिस्की भी होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, A firm using two different methods to ship orders to its customer found the following distribution of delivery time for two methods based on past records. From available evidence, which shipment method you recommend? हाँ जी बताइए, कौन सा शिपमेंट मेथड अच्छा है इन दोनों में से? कौन बताएगा? बी। कौन कह रहा है बी अच्छा है? मैम ए किसने बोला है? मैम दिलप्रीत कौर। दिलप्रीत कौर। ए क्यों अच्छा है बेटा? मैम ए। बी है मैम ए क्यों अच्छा है बेटा? मैम ए दे इंडिविजुअल आइटम्स ज्यादा दूर नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल, ए ज्यादा बेटर है क्योंकि ये पास पास है अपने मीन के, अपनी सेंट्रल वैल्यू के। बी तो बहुत फैला हुआ है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, समझ आई आपको? यस मैम। ए इज मोर प्रेफरेबल। इस तरह से आपने ये 40th एग्जाम्पल भी करना है।
अब आता है सो डिस्पर्शन इज द डिग्री ऑफ स्कैटर और वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स। देखो सबसे पहले चलो मैं एक एग्जांपल छोड़ दिया, वो भी करवाई देती हूँ। अब इसमें देखो कौन सा अच्छा है, वो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, X. एक्स। हाँ वाई नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने मीन के आसपास घूम रहा है, तो इसलिए एक्स ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्पर्शन जो है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, इसको हम निकालने के लिए ये चार्ट आपने बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बनाते हो कि नहीं बनाते? तो इसमें आपने मीन्स ऑफ डिस्पर्शन निकालने के लिए हमारे पास एक ग्राफिक मेथड है जिसको हम लॉरेंस कर्व बोलते हैं। दूसरा हमारे पास एब्सोल्यूट अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक में भी दो हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, और उसमें हम निकालेंगे, देखिए, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो हम पहले रेंज निकालेंगे वो हमारा एब्सोल्यूट होगा, रिलेटिव होगा हम उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। हर एक का हमने एब्सोल्यूट भी निकालना है, रिलेटिव भी। तो आपने ये चार्ट आज बना के याद करना है, ठीक है? समझ आ गई आपको? हाँ जी। अब आगे है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कैन बी मेजर्ड बाय, कैसे निकाल सकते हैं हम? एक मेथड है हमारा डिस्टेंस निकाल के, डिस्टेंस को निकाल लो आप उसके। दूसरा मेथड है आपका एवरेज डेविएशन मेजर्स निकाल के। तो ये दोनों मेथड आपने याद करने हैं। आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्पर्शन को निकालने के, नापने, मापने के, मेजर करने के कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं, पापा जी, डिस्टेंस। पापा जी, हाँ जी। तो एक है डिस्टेंस मेजर, दूसरा है एवरेज डेविएशन मेजर। तो डिस्टेंस में हमारे पास फॉर्मूला आता है रेंज, ठीक है? डिस्टेंस में हमारे पास फॉर्मूला आता है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन है, आपको 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, इनमें हाईएस्ट कितने हैं? 89, 95 हाईएस्ट है। देखो हाईएस्ट कितने हैं? 95। और लोएस्ट कितने हैं? 10। लोएस्ट कितने हैं? 10। तो रेंज क्या हो गया? 95 माइनस 10, 85 की रेंज हो गई आपकी। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? मैम दोबारा सुन। नो। बेटा रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन में है, वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। पहले तो ये फॉर्मूला याद करना है आपने। फिर आपको ये ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है, 12 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसमें हमने हाईएस्ट मार्क्स देखने हैं, 95 है, लोएस्ट हमारे 10 है, दोनों का डिफरेंस हमारा रेंज हो जाएगा। हाँ जी, है कोई डाउट इसमें? अब नो मैम। मैम 1 नो मैम। है कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैम 1 क्यों नहीं लिया? 1 कहाँ है? 1 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो तो वो हमारी वैल्यू थोड़ी ना है। ऑब्जर्वेशन तो हमने मार्क्स लेने हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ी ना ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, मार्क्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना बेटा। आपने ओके मार्क्स मैम। वाली लाइन लेनी है ना। ये तो समझ लो रोल नंबर लिखे हुए हैं 1 से 12 तक, उनको थोड़ा ले लोगे। यस मैम। हाँ जी, कौन पूछ रहा था 1 क्यों नहीं लिया? बेटा दोबारा से पूछ लो, जवाब मिला या नहीं मिला, समझ आया या नहीं आया? यस मैम। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी सीरीज का पार्ट थोड़ी ना होते हैं, वो तो वैसे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। आगे है क्वासी रेंज। क्वासी रेंज होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू लीविंग द एक्सट्रीम वैल्यूज। इफ वी लीव द टू एक्सट्रीम वैल्यूज, तो अब ये जैसे हमने ऊपर
हाईएस्ट और लोवेस्ट लिया था, अब सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोवेस्ट ले लेंगे, तो वो आपकी क्वासी रेंज आ जाएगी। अब इसी में देखो सेकंड हाईएस्ट क्या होएगा, 95 को छोड़ दें अगर, तो हाईएस्ट क्या बनता है 89, 89। और इधर 10 को छोड़ दें तो 13 आ जाएगा। तो सेकंड Yes, वाला ma'am. ले लिया ना, तो वो क्वासी हो गया। अब सेकंड में ले लो, तो 89 माइनस 13 76 आ गया। अब इसको पढ़ो, थ्योरी को कौन पढ़ेगा? हरजोत, तो आपने तो पढ़ लिया बेटा आज, और कोई जिसने ना पढ़ा हो? समनदीप आप पढ़ो। यहाँ से Range easy to understand, but its usefulness as a measure of dispersion is limited. It considers only highest and lowest values and ignores all others. So it is highly influenced by extreme values. Since it measures only two values, the range is likely to change distinctly from one sample to the next in a given population. Open-ended distribution has no range. Open-ended example. ठीक है, मैं Data बताती हूँ। as चलो मैं बताती हूँ। वो कहते हैं रेंज जो है सबसे आसान है निकालनी। आपने देखा हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को लो और निकाल लो, लेकिन इसकी यूज जो है वो लिमिटेड है। यूज क्या है इसका? लिमिटेड है। ज्यादा जगह हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को लेती है, बाकी सभी वैल्यूज को ये इग्नोर कर रही है। जबकि हाईएस्ट और लोवेस्ट में तो एक्सट्रीम वैल्यूज भी आती है ना, ज्यादातर एक्सट्रीम ही आती है हाईएस्ट और लोएस्ट में। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ दो वैल्यूज को ले रहा है, और अगर हम एक सैंपल से दूसरा सैंपल लेंगे तो ड्रास्टिकली चेंज आएगा, तो इसलिए ये रिलायबल नहीं है। इसके अलावा जहाँ ओपन एंडेड आ जाता है वहां कोई रेंज ही नहीं होती। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था परसेंटेज वाला, कि लेस देन 10 में कुछ है ही नहीं और मोर देन 90 में कुछ नहीं है, क्योंकि 90 एंड अबव लिख दिया। अब वो अबव कहाँ जाके खत्म होगा? 10 एंड बिलो लिख दिया, बिलो कहाँ जाके खत्म होगा हमें नहीं पता। तो जिसकी एक्सट्रीम वैल्यूज ही नहीं है, हाईएस्ट वैल्यू भी नहीं पता, लोएस्ट वैल्यू भी नहीं पता, तो रेंज तो निकाल ही नहीं सकते। उसी को तो ओपन एंडेड बोलते हैं ना। आई बात समझ या नहीं? हाँ जी। Yes, ma'am. yes. अब आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज सबसे आसान है। देखो ऊपर हमने दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस लेना है, नीचे हमने दोनों का सम ले लेना है और उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। आ गया समझ? Yes. आगे देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। अब आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला याद रखना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। किया था कल आपने, Q1 और Q3 निकाला था ना हमने। Yes, ma'am. Q3 था हमारा थर्ड क्वार्टाइल और Q1 था हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। उन दोनों को डिफरेंस निकाल लो, आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं। देखिए ये है आपकी एक वैल्यू, ये आपकी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी हाईएस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांट दें, 1/4 डाटा 1/4 डाटा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया Q1, ये हमारा मीडियन होता है सेकंड क्वार्टाइल, और ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये आपको ग्राफ भी आना चाहिए, ये भी बना के याद करना, पेपर में ग्राफ भी बना के पूछ सकते हैं। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का ग्राफिकली हमने बना लिया, तो 1/2 ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। अगर आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जाए तो आप निकालोगे Q3 माइनस Q1/2। तो एक बात याद रखिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला अभी क्या किया था हमने, Q3 माइनस Q1, और जबकि क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, हाईलाइट कर लो। ऐसी चीजें पेपर में आती हैं।
the quartile deviation that measures the average range of 1/4 of data. For our sample example, let us calculate interquartile range and quartile deviation. देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है। आपको Q3 भी दिया हुआ है, आपको Q1 भी दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इंटरक्वार्टाइल रेंज आ गई। और क्वार्टाइल डेविएशन क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देना है। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। Yes, ma'am. Like the range, interquartile range and quartile deviation are based only 2 values from data. इसी तरह ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज को ले रहा है, Q1 एंड Q3. सो ये ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही एक्सट्रीम वैल्यूज को ले रहा है, बाकियों को नहीं ले रहा। इसके अलावा आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन अगर आपसे बोला जाए तो आपने करना क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, वही जैसे हमने रेंज में किया था, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, ये इजी टू कैलकुलेट है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आसानी से निकल जाता है, ठीक है। और इट इज यूजफुल व्हेन डिजायर्ड टू नो वेरिएबिलिटी इन द सेंट्रल हाफ ऑफ द डाटा। वेरिएबिलिटी इन द सेंट्रल हाफ ऑफ द डाटा, ये बात याद रखना है। अगर हमने सेंट्रल हाफ में वेरिएबिलिटी निकालनी है तो ये हमारे लिए यूजफुल है। हाईलाइट कर लिया करो जहां मैं बार बार बोलती हूँ। इसका नुकसान क्या है, ये 50% डाटा को तो इग्नोर ही कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। इट डज नॉट लैंड इट सेल्फ, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम इस पे कर नहीं सकते। इट इज इन फैक्ट नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज रियली डज नॉट शो स्कैटर अराउंड द एवरेज। बट हमने ये मेरिट डिमेरिट पढ़ लेने हैं, उसके बाद हमने क्वेश्चन करने हैं। आपको इसमें बताया गया इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, यहां तक आप करो। एवरेज डेविएशन मेजर्स हम कल करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके बेटा, बाय। मैम स्केटर की कल करेंगे बेटा, वो कल करेंगे। अब कल आपके डाउट पूछूंगी, जितना होता है उतना आज करो फिर, ठीक है। ओके मैम। ओके बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. गुड नाइट मैम।